नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय संदीप खासा सर पे। मैं आपका दोस्त एक और बेहतरीन लेक्चर लेके आपके सामने हूँ। जो सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, कौन सी सीरीज? प्रीवियस ईयर जो पेपर है वो कर रहे हैं, उसी सीरीज के अकॉर्डिंग एक और नई क्लास, अच्छे क्वेश्चन है तो उस पर डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। और बच्चों का जो प्यार मिल रहा है, कमेंट करके बता रहे हैं सर बहुत अच्छी क्लास है, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। बच्चे शेयर भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज पहला जो क्वेश्चन है वो कौन सा रहेगा? ठीक है, पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? सोनीपत की स्थापना के रूप में की गई, यानी सोनीपत जिले के बारे में पूछा गया है। स्थापना यानी सोनीपत जब बसाया गया था तो उस समय क्या नाम था सोनीपत का? तो उस समय क्या नाम था सोनीपत का? स्वर्णप्रस्थ के नाम से बसाया गया था, स्वर्णप्रस्थ के नाम से। यह वही गांव है जब महाभारत में युधिष्ठिर ने किससे मांगे थे? दुर्योधन से मांगे थे। कितने? 5 गांव मांगे थे। 5 में से एक कौन सा है? सोनीपत। और दूसरा कौन सा रहेगा? तो पानीपत, जिसका प्राचीन नाम क्या रहेगा? पानप्रस्थ, पानप्रस्थ। और कौन कौन से गांव थे सर जी? 5। तो देखो 2 तो ये हो गए, 3 और कौन से थे? जिसे आज के समय क्या कहते हैं? दिल्ली, तो यानी इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। और 2 रह गए यूपी के अंदर, कौन से? बागपत, जिसे उस समय क्या कहते थे? बागप्रस्थ, और तिलपत, इसे क्या कहते हैं? तिलप्रस्थ। यानी ये जो 5 गांव थे जिससे युधिष्ठिर ने किससे मांगे थे? दुर्योधन से मांगे थे। और आ जाए ना, सोनीपत को क्या कहते हैं? साइकिल सिटी, साइकिल सिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि एटलस साइकिल कहाँ बनती है? वो सोनीपत के अंदर बनती है। और एजुकेशन सिटी, एजुकेशन सिटी किसे कहते हैं? सोनीपत को ही कहते हैं। गोल्डन सिटी या स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी या गोल्डन सिटी किसे कहते हैं? तो वो सोनीपत को ही कहते हैं। पानीपत आ जाए तो बुनकरों का शहर, बुनकरों का शहर किसे कहते हैं? पानीपत को कहते हैं। और आ जाए पेट्रो हब, पेट्रो हब किसे कहते हैं? तो वो भी पानीपत को कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? अगला क्वेश्चन रहेगा कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? कुरुक्षेत्र जिले का प्राचीन नाम पूछा गया। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? जिन बच्चों ने पिछले जो क्वेश्चन का आंसर दिया ना, उनके नाम मैं लूंगा और आपके लिए एक और नया बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और क्या था कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम? कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? इसमें ऑप्शन था थानेसर भाई, इसमें ऑप्शन था थानेसर। क्योंकि इसमें अगर श्रीकंठ जनपद गए तो श्रीकंठ जनपद किसमें कहा गया? बाणभट्ट, बाणभट्ट द्वारा रचित हरिश्चरित, हरिश्चरित के अंदर कुरुक्षेत्र को क्या कहा गया है? श्रीकंठ जनपद, श्रीकंठ जनपद, ठीक है। श्रीकंठ जनपद कहा गया। और श्रीकंठ जनपद थानेसर को भी किसमें कहा गया? बाणभट्ट द्वारा रचित हरिश्चरित के अंदर क्या कहा गया? श्रीकंठ जनपद। कुरुक्षेत्र और थानेसर को दोनों को कहा गया। इसमें पूछा गया कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? तो कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? थानेसर। ये आंसर में दिया गया, अच्छे ने सही माना। आने वाले एग्जाम में देख ऑप्शन अगर और ना हो ना तो क्या किसके साथ जाएंगे? थानेसर के साथ जाएंगे। और क्या कहते हैं इसको? धर्मनगरी भी कहते हैं, धर्म नगरी किसे कहते हैं? कुरुक्षेत्र को ही कहते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा मंदिर आ जाए ना, अगर मंदिर तो भिवानी के अंदर है, तीर्थ स्थल आ जाए ना, वो कहाँ पे? कुरुक्षेत्र के अंदर है। कुरुक्षेत्र के अंदर क्या हुआ था? महाभारत का युद्ध हुआ था, महाभारत का। और प्राचीन नाम क्या रहेगा महाभारत का? जय संहिता, जय संहिता, ठीक है। कहाँ पे हुआ था युद्ध? महाभारत का कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है। बाणभट्ट द्वारा हरिश्चरित के अंदर क्या कहा गया? श्रीकंठ जनपद। किसको कहा गया? थानेसर और कुरुक्षेत्र को। राजा हर्षवर्धन की पहली राजधानी कौन सी थी? थानेसर। दूसरी आ जाए तो मैंने पिछले पेपर में जो करवाया था उसमें बताया था कन्नौज। बच्चों आपको एक बात बता दूं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना,
वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ हमारे डाउट ऐसे क्लियर हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको विश्वविद्यालय कराया है, सबसे पहले बच्चे किसके साथ जाते थे? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के साथ। आज एक नया डाउट आया है, इसमें क्या है, अगर कुरुक्षेत्र का नाम ले थानेसर, सर थानेसर तो उसमें एक छोटा सा शहर है, नहीं कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम थानेसर है, ये अच्छा सी माना है, ठीक है, और कोई ऑप्शन में नहीं था। और अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा करने के बाद? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? कब हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 के अंदर, और दूसरी हुई थी 1556 में, और तीसरी हुई थी 1761 में। यानी ये तो फर्स्ट पानीपत और ये सेकंड, ठीक है, और थर्ड कब हुआ था? 1761 में। किस किस के बीच में हुआ था सर जी? ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। और मराठों का नेतृत्व किसने किया था? तो सदाशिवराव भाऊ ने, सदाशिवराव भाऊ ने, ठीक है। मराठे इस युद्ध में हार जाते हैं और हारने के बाद मराठों की तरफ से, मराठों का एक सरदार था मंगल रघुनाथ, मंगल रघुनाथ। इसने क्या किया था? पानीपत के अंदर देवी तालाब का शिव मंदिर, देवी तालाब का शिव मंदिर बनवाया था। कहाँ पे? पानीपत के अंदर ही। और पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में होता है? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। इसमें कौन हार जाता है? तो इब्राहिम लोधी हार जाता है। और इब्राहिम लोधी का मकबरा कहाँ रहेगा? पानीपत के अंदर रहेगा। और बाबर के विरुद्ध हरियाणा से विद्रोह कौन करता है? मैंने पिछली क्लास में आपको बताया, एक बार फिर रिवीजन कर देता हूँ। कैथल से कौन करता है? मोहन सिंह मंडार, मोहन सिंह मंडार। कब करता है सर जी? 1530 के अंदर, याद रखना। और 1527 में मेवात से कौन करता है? हसन खां मेवाती, हसन खां मेवाती। और हसन खां मेवाती कॉलेज कहाँ रहेगा? नल्लड़ मेवात में, ठीक है। बाबर युद्ध जीतने के बाद काबुली बाग मस्जिद का निर्माण कहाँ करता है? तो वो करता है पानीपत के अंदर ही, ठीक है। पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? अकबर और एम्मू के बीच में, अकबर और एम्मू के बीच में। इसमें किसकी विजय होती है? अकबर की होती है। और अकबर की तरफ से सेना का नेतृत्व कौन करता है? बैरम खां करता है। और एम्मू अपने आप को 14वां विक्रमादित्य घोषित करता है। और रेवाड़ी का एक नमक व्यापारी था, और नमक व्यापारी से क्या बना था? यह दिल्ली का शासक बना था। कौन? एम्मू। और अकबर युद्ध जीतने के बाद नारनौल की जो क्षेत्र था वो किसे देता है? शाह कुली को, क्योंकि शाह कुली ने ही बैरम खां को यह खबर दी थी भी एम्मू के आंख में तीर लग गया और ये किससे गिर गया? हाथी से गिर गया, ठीक है। तो इब्राहिम जो अकबर ने किसको दिया था? शाह कुली को। और शाह कुली का मकबरा कहाँ रहेगा? नारनौल के अंदर रहेगा, ठीक है। और नारनौल के अंदर इब्राहिम सूरी का मकबरा भी नारनौल में रहेगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन के आंसर बनाएंगे। आपको क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करके बता दिया करो, शेयर भी कर दिया करो भी। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत कर रहे हो, क्योंकि बच्चे के व्यू तो आ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? सब्सक्राइब नहीं बढ़ रही। मैंने आपको एक छोटा सा काम बोला था सभी बच्चों को, भाई एक बच्चा 10 सब्सक्राइब तो बिल्कुल आराम से करा सकता है, एक बच्चा 10 सब्सक्राइब, ठीक है। जिन बच्चों ने आंसर दिया नहीं, मुझे वही पता है, अभी वही बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वो बच्चे 10-10 सब्सक्राइब तो आराम से करवा सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? भारत में सिपाही विद्रोह खालिस्तान में हुआ था, यानी भारत में सिपाही विद्रोह, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने क्या कहा था? सिपाही विद्रोह कहा था। वही क्वेश्चन पूछा गया भी, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे बैरकपुर छावनी कहाँ रहेगी? पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे विद्रोह कर देता है मंगल पांडे, विद्रोह कर देता है को 29 मार्च 1857 को। बाद में मंगल पांडे को फांसी दी जाती है। और भारत के अंदर बात करें ना, मेरठ छावनी में सैनिकों द्वारा विद्रोह किया जाता है 10 मई 1857 को। और कुछ सैनिकों की टुकड़ी किस तरफ जाती है? दिल्ली की तरफ जाती है। और दिल्ली में बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर देती है भाई, बहादुर शाह जफर को, जो एक बूढ़ा व्यक्ति होता है,
ठीक है, बहादुर शाह जफर को अपना जो राजा घोषित कर देती है। और जो दिल्ली का सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था, तो वो बख्त खान ने किया था। बख्त खान, ये पूछा गया है, बख्त खान ने किया था। ठीक है, नहीं यानी क्वेश्चन का पूछा गया सिपाही विद्रोह कब हुआ था, 1857 में। अगर हरियाणा में आ जाए तो हरियाणा में कहाँ से शुरू हुआ था, अंबाला में, 10 मई को अंबाला में शुरू हुआ था, अंबाला छावनी। और अंबाला छावनी कब बनी थी, 1843 के अंदर। यानी हरियाणा में आ जाए ना, हरियाणा में जो सैनिक विद्रोह था वो कब शुरू हुआ था, 10 मई को। कहाँ से, अंबाला में। पहले ये जो छावनी थी कहाँ बननी थी, ये करनाल के अंदर बननी थी, लेकिन बाद में इसे कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया, तो अंबाला में ट्रांसफर कर दिया। तो अंबाला से क्रांति शुरू हुई थी। कौन सी, 1857 की क्रांति हरियाणा में 10 मई को, 10 मई 1857 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा हमारा, और भी बेहतरीन क्वेश्चन आएंगे। कल्पना चावला का जन्म खालिस्तान में हुआ था, यानी कल्पना चावला का जन्म किस जिले में हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा भाई। कल्पना चावला का जन्म किस जिले में हुआ, तो किस जिले में हुआ था, करनाल में। किसका जन्म हुआ था, कल्पना चावला का। ठीक है, और कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज आ जाए ना, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, ये कहाँ रहेगा, ये भी करनाल में रहेगा, करनाल में। भारत या हरियाणा की पहली, भारत की प्रथम महिला जो कहाँ गई थी, अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में गई थी। अगर कल्पना चावला तारामंडल आ जाए ना, कल्पना चावला तारामंडल, वो कहाँ रहेगा, वो कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा, कुरुक्षेत्र में रहेगा। ये क्वेश्चन है कल्पना चावला से पूछे गए थे। यानी कौन कौन से पूछे गए थे, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था, करनाल के अंदर, भारत की प्रथम महिला जो अंतरिक्ष में गई थी। ठीक है, कल्पना चावला तारामंडल आ जाए तो कहाँ रहेगा, कुरुक्षेत्र के अंदर। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज आ जाए वो कहाँ रहेगा, करनाल के अंदर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, कालिदास ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, कालिदास ने, कालिदास ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो कालिदास ने लिखी थी अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम। किसने लिखी थी, कालिदास ने लिखी थी। मेघदूत आ जाए वो किसने लिखी थी, मेघदूत, तो वो भी किसने लिखी थी, कालिदास ने लिखी थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो दरबार में ये क्या थे, नवरत्नों में से शामिल थे। कौन, कालिदास से शामिल थे। कालिदास की मैंने स्टोरी पहले भी बताई है, एक बार फिर बता देता हूँ, क्योंकि जिंदगी के अंदर धोखा आना बहुत जरूरी होता है। और कहते हैं अभी कालिदास था नहीं, ये 18 से 20 साल की उम्र में क्या था, एक नालायक था, एक बेरोजगार था। ठीक है, और कुछ भी ज्ञान नहीं था, इसको एक अनपढ़ गवार कह सकते हैं, यानी अनपढ़ गवार था। लेकिन इसकी जो शादी होती है ना, वो एक विद्वान महिला, विदुषी कह सकते हैं, विद्वान महिला से होती है। किसकी शादी, कालिदास की। क्यों होती है, क्योंकि इस महिला सुंदर महिला थी, इसने एक स्वयंवर का आयोजन किया था, और सभी विद्वान थे, उनको एक ही शर्त रखी थी कि मैं आपको इशारों में कुछ बताऊंगी, आपको इशारों के अंदर ही मेरा आंसर देना है, क्वेश्चन पूछूंगी और आंसर आपको देना है। ठीक है, तो सभी विद्वान क्या थे, उस स्वयंवर के अंदर फेल हो गए थे, और सभी विद्वानों ने सोचा भाई इस कालिदास को भेज देते, और इसने कालिदास को भेज दिया उस स्वयंवर के अंदर। और उसमें क्या किया था, उस महिला ने कालिदास की तरफ ऐसे यानी मुक्का बांका था, यानी ऐसे कोशिश की थी भी मैं आपको एक मार दूंगी, लेकिन नहीं, उसने महिला ने क्या किया था, हाथ किया था ऐसे। और बाद में कालिदास ने रिप्लाई में क्या किया, ऐसे मुक्का कर दिया, भाई आप मेरे को थप्पड़ मारोगी तो मैं आपको मुक्का मारूंगा। तो उस महिला ने सोचा, इसने क्या कहा है, इसने कहा भी जो 5 इंद्रियां होती हैं ना हमारे शरीर में, हमारे दिमाग, दिल, जो भी इंद्रियां होती हैं हमारी 5, वो एक मन के वश में होती है। उसने सही आंसर समझा और इससे शादी कर ली। लेकिन बाद में इसे पता चला भी ये क्या है, एक अनपढ़ है, इससे कुछ भी ज्ञान नहीं है। फिर उस महिला ने कालिदास को प्रोमिस किया भी मैं आपके साथ तब रहूंगी जब आप ज्ञान प्राप्त कर लोगे। और कालिदास उसी समय घर छोड़ के चले गए थे भी एक महिला के कहने पे। और बाद में इसने ज्ञान की प्राप्ति की। ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद जब ये घर आते हैं ना, तो पहली आवाज़ में एक घर में जब आवाज़ देते हैं तो वो महिला पहचान जाती है भी कोई विद्वान उसके
दरबार पे आया है। तो यानी ये पहले क्या थे, बिल्कुल अनपढ़ गवार थे, लेकिन बाद में इसने ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहने का मतलब क्या है, यहाँ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें यही शिक्षा मिलती है भी जो हम प्रयास करते हैं, हमारे जो लक्ष्य हमने डिसाइड कर लिया ना, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। मैं आज ही एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसके अंदर एक विद्वान ने कितनी बढ़िया बात लिखी थी, भाई आप तब तक आगे मत बढ़ो जब तक आप लक्ष्य निर्धारित ना कर लो। यानी लक्ष्य निर्धारित ना करो ना, तब तक आगे मत बढ़ो, और जब लक्ष्य निर्धारित कर लो ना, तो उसके बाद में पीछे मत हटो। इतनी बढ़िया लाइन थी उस विद्वान की, मैं उसका नाम भूल गया, तो अगली क्लास में जब भी मौका मिलेगा मैं उसका नाम लूँगा। यानी क्या बोला था उसने, यही बोला था, जब तक लक्ष्य निर्धारित ना कर लो तो आगे मत बढ़ो, और जब लक्ष्य निर्धारित कर लो तो पीछे मत हटो। यानी इतनी बढ़िया लाइन थी उसकी। तो यानी आप लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ सकते हो। और अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, हरियाणा में प्रथम राजकवि कौन है? हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन है? उदयभान हंस। हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन है? उदयभान हंस। इनका संबंध कहाँ से रहेगा? इनका संबंध हिसार से रहेगा। भाई गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर रह चुके हैं। इनका संबंध कहाँ रहेगा? हिसार से। और इन्हें राज्य कवि का दर्जा कब मिला था? 1967 के अंदर इन राज्य कवि का दर्जा मिला था। और इनकी रचना आ जाए तो वो कौन सी रहेगी? देश समदेश, देश समदेश हरियाणा, ठीक है। और कौन सी रहेगी इनकी पुस्तिका जो रचना थी? संत सिपाही शंख और सेनाई। संत सिपाही शंख और सेनाई, ठीक है। यानी कौन कौन सी पुस्तक थी इनकी? देश समदेश हरियाणा, संत सिपाही शंख और सेनाई, ये पुस्तक इनकी थी। ये थी राज्य कवि उदयभान हंस का। इनका संबंध आ जाए तो कहाँ से रहेगा? इनका संबंध रहेगा हिसार से। इन्हें रूबाई सम्राट कहा जाता था। रूबाई सम्राट किसको कहा जाता था? उदयभान हंस को कहा जाता था। यानी पिछले क्वेश्चन में हमने किसके बारे में पढ़ा था? कालिदास के बारे में। अब क्वेश्चन कौन सा आ गया? रूबाई सम्राट उदयभान हंस के। यानी राज्य कवि कौन रहेंगे? उदयभान हंस। हिसार से संबंध था। राज्य कवि का दर्जा कब मिला? 1967 के अंदर। रचना देश समदेश हरियाणा, संत सिपाही शंख और सेनाई। ये जो राज्य कवि थे ना उदयभान हंस, ये हिसार से संबंध था। और हिसार के गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर क्या थे? ये प्रोफेसर थे। और इनके जो शिष्य का नाम आ जाए वो कौन है? यशपाल शर्मा, अभिनेता भाई यशपाल शर्मा। इनका संबंध भी कहाँ से है? हिसार से, यशपाल शर्मा का, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? सीतामाई मंदिर खालिस्तान में स्थित है। सीतामाई मंदिर कहाँ रहेगा? सीतामाई मंदिर सीतामाई मंदिर कहाँ रहेगा? तो ये रहेगा करनाल में। सीतामाई मंदिर कहाँ रहेगा? करनाल के अंदर। अगर आ जाए सती का स्थान या सती का मंदिर, सती का स्थान या सती का मंदिर, तो ये कहाँ रहेगा? होडल पलवल में। होडल पलवल में कौन सा रहेगा? सती का स्थान या सती का मंदिर, ठीक है। दादी सती का मंदिर आ जाए ना, दादी सती का मंदिर, कंफ्यूज मत हो ना, तीनों लिखा देता हूँ। दादी सती का मंदिर, तो ये रहेगा कुमारिया गांव, सिरसा में। और ये कुमारिया गांव कहाँ है? फतेहाबाद के अंदर ही है, ठीक है। यानी दादी सती का मंदिर कहाँ रहेगा? कुमारिया गांव, सिरसा के अंदर। सती का स्थान या सती का मंदिर आ जाए तो ओडल पलवल के अंदर। सीता माई का मंदिर आ जाए तो वो कहाँ रहेगा? करनाल के अंदर रहेगा। कंफ्यूज मत हो ना, ठीक है। जैसे गौ कर्ण का तालाब आ जाए तो कहाँ रहेगा? करनाल के, रोहतक के अंदर। कर्ण झील आ जाए तो कहाँ रहेगी? करनाल के अंदर रहेगी, ठीक है। इस तरीके से कंफ्यूज मतलब कर्ण का टीला आ जाए तो वो कहाँ रहेगा? कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है? बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए थे आज के पेपर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में मतदान करने की आयु क्या है? भारत में मतदान करने की आयु। आज का जो पेपर था ना, मैं उसकी फोटोकॉपी नहीं निकलवा पाया, ठीक है। इसलिए मैंने क्वेश्चन एक रफ पेज के ऊपर लिख लिया है और उसमें मैंने चारों ऑप्शन नहीं लिखे। अगला जो क्वेश्चन पेपर होगा ना, उसमें मैं आपको ऑप्शन से ही करवाऊंगा, क्योंकि चारों ऑप्शन एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। यानी
क्वेश्चन क्या पूछा गया, भारत में मतदान करने की आयु तो क्या है 18 वर्ष। कब की गई थी सर, तो ये की गई थी 61वां संविधान संशोधन। कब, 1989 के अंदर 61वां संविधान संशोधन हुआ था। उसके अंदर क्या किया गया था, भी जो मतदान करने की आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, और इसी समय 1989 के अंदर हरियाणा के अंदर 4 जिले बने थे, 4 जिले। हमारी ट्रिक क्या रहेगी, कृपा, ठीक है, के से कैथल, हरियाणा पे क्या हुई थी, कृपा हुई थी। ठीक है, आर से रेवाड़ी, जिसे पीतल नगरी भी कहते हैं। पी से पानीपत, एकमात्र ऐसा जिला जिसका गठन 2 बार हुआ था। और वाई से यमुनानगर, यमुनानगर। आपका क्वेश्चन अगला ये रहेगा भी यमुनानगर ये किस मंडल में आता है, यानी यमुनानगर किस मंडल में आता है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, भारत सरकार ने खालिस्तान को 500 रुपये और 1000 रुपये विकेंद्रीकरण कर दिया था, यानी नोटबंदी कर दी गई थी। कब की गई थी नोटबंदी, नोटबंदी कब की गई थी, तो 8 नवंबर 2016 को क्या की गई थी, नोटबंदी की गई थी। और एक शासक और भी था, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने क्या किया था, नोटबंदी उसने भी की थी। किसने, एमबीटी बोलते हैं, एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक ने भी किया था, मुद्रा का विकेंद्रीकरण किया था, यानी मुद्रा को चेंज कर दी थी। और उसकी जो योजना थी वो भी विफल रही थी, और नरेंद्र मोदी की भी यही योजना विफल रही थी। अपने आप को इतिहास दोहरा रहा है, आपको स्पेशल एक वीडियो बना के उसमें बताऊंगा। तो यानी नोटबंदी कब की गई थी, तो 8 नवंबर 2016 को। ठीक है, और मतदान, जो भारत में मतदान करने की आयु क्या है, 18 वर्ष। 61वां संविधान संशोधन 1989 में 21 वर्ष से घटा के क्या कर दी गई थी, 18 वर्ष कर दी गई थी। 4 जिले बने थे, कैथल, रेवाड़ी, पानीपत, यमुनानगर। इतना डर लगता भी इनके खिलाफ बोल भी नहीं सकते। एक यहाँ से हिसार से एक लड़की बोली थी जो हिंदी टीच कराती थी, उन पर देशद्रोह के केस लगा दिए सरकार ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन खालिस्तान 8 अगस्त खालिस्तान को शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को। कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, और महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था उस समय, करो या मरो, करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। और महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहां भेज दिया गया था, तो पूना के आगा खां महल में, आगा खां महल में किसको भेज दिया गया था, महात्मा गांधी को भेज दिया गया था। और महात्मा गांधी को गिरफ्तार करने के बाद जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसका जो जमीनी स्तर पर नेतृत्व किसने किया था, तो जमीनी स्तर पर नेतृत्व किया था अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली। इसका संबंध कहां से था, पंचकुला से था, जिसे हीरोइन ऑफ जो भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, और किसने किया था, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता ने। जयप्रकाश नारायण, नारायण, राम मनोहर लोहिया, मनोहर लोहिया और उषा मेहता। उषा मेहता ने क्या किया था, रेडियो संचालन का काम किया था। रेडियो यानी अपने आप को एक रेडियो के द्वारा जनता को जो जागरूक किया था वो किसने किया था, उषा मेहता ने। कभी कहीं जाकर रेडियो स्टेशन अपने आप स्थापित कर लेती थी और लोगों को जगाने का काम किया था। अरुणा आसफ अली जो हरियाणा की एकमात्र महिला जिनका संबंध पंचकुला से क्या मिला था, भारत रत्न मिल चुका है। भारत ने हरियाणा की एकमात्र महिला जिसे भारत रत्न मिला था। और जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया ने क्या किया था, जमीनी स्तर पे इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। महात्मा गांधी को कहाँ भेज दिया गया था, गिरफ्तार करके पूना के आगा खां महल में। और करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास जो हमने क्वेश्चन किए हैं, अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया। आज उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होंगी क्लास, अच्छे क्वेश्चन थे। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें और भी बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। आपको मैंने लगभग सभी बच्चों को PDF दे दी। हाँ, जिन बच्चों ने जो आंसर दिए मैं उनके नाम भी ले लेता हूँ, कहीं भूल ना जाऊँ।
तो आंचल चौहान, दिनेश चौहान, नितेश, हरविंदर सैनी, मंजीत यादव, पिंकी शर्मा, सुजाता देवी, कविता जांगड़ा, सुनील कुमार, दीपक कुमार और संदीप कुमार। इन बच्चों ने बहुत बेहतरीन आंसर दिया। और क्वेश्चन क्या था हमारा जो पिछले क्लास का था, क्वेश्चन था भाई कौन भारत के ऊपर शासन किसने नहीं किया था, तो किसने नहीं किया था, तो वो भारत के ऊपर शासन ऑस्ट्रेलिया ने नहीं किया था। ठीक है, और ऑप्शन में कौन से थे, अंग्रेज थे, पुर्तगाली थे और डच था। पुर्तगाली की बात करें तो भारत में कब आए थे पुर्तगाली, 1498 में। कौन आया था, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। और सबसे लास्ट में गए थे ये 1962 में, जब गोवा और दमन द्वीप को भारत सरकार ने सैनिकों के द्वारा इनसे छीन लिया था। यानी सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। ये जो सबसे बाद में गए थे ना, कौन से गए थे सबसे बाद में, पुर्तगाली। ये भाई 5 करोड़ का सवाल था केबीसी के अंदर, केबीसी में 5 करोड़ का। सुशील कुमार कोई यूपी या बिहार से जीते थे 5 करोड़ रुपए इस सवाल से। यानी सबसे अंत में कौन गए थे, पुर्तगाली गए थे। उसके बाद में अगर डच की बात करें तो 1596 के अंदर डच आया था, 1596 में आया था। और 1759 में वेदरा के युद्ध के बाद में, वेदरा का युद्ध उनका अंतिम युद्ध था, लॉर्ड क्लाइव अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया था। वेदरा के युद्ध के बाद में ये हारने के बाद कहाँ से चले जाते हैं, डच भारत से चले जाते हैं। ठीक है, पहला व्यक्ति कौन सा तो डच आया था, कार्नेलिस डी हेस्टमान, कार्नेलिस डी हेस्टमान पहला व्यक्ति था जो भारत में आया था। और अंग्रेजों के बारे में एक अच्छे से जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो उसके बारे में पूरी डिटेल से, कब इन्होंने पहली कोठी स्थापित की, क्या क्या लूटे, कौन से युद्ध लड़े, अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि 20-25 मिनट लगेंगे अंग्रेजों के बारे में पढ़ने में। तो ये आज की क्लास उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बता देना, शेयर भी कर देना। ठीक है, आप जितनी उम्मीद मेरे से करते हो उससे ज़्यादा मैं भी आपसे उम्मीद करता हूँ भी आपका भी सिलेक्शन हो, भगवान से दुआ करूँगा। तो आज की क्लास का यहीं समापन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।